वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 5 अप्रैल 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है आईडीएमपी के बारे में, जो कि एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जहां पर आप टारगेट के साथ डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये जो कोर्स है वो 18 अप्रैल से शुरू हो रहा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल रहेगा, तो आप इस कोर्स को अवील कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ऑपरेशन उपलब्ध के बारे में है। आरपीएफ का इनिशिएटिव है जहां पे वो पैन इंडिया ड्राइव चला रहे हैं ब्लैक मार्केटियर के अगेंस्ट। ऑपरेशन उपलब्ध इस ऑपरेशन का नाम है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो टिकट्स वगैरह पहले ही खरीद के रख लेते हैं, उसके बाद उसे ज्यादा दामों पर बेचा करते हैं। ऐसे लोगों की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए ये इनिशिएटिव आरपीएफ ने चलाया है। ये पैन इंडिया लेवल की ड्राइव है जहां पे समटाइम्स वर्चुअल टूल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है रेलवे टिकट्स को खरीदने के लिए। उसके पहले ही ये टिकट्स बिक जाते हैं जबकि उसे जेन्युइन पैसेंजर्स एक्सेस कर पाएं। इस प्रकार के टिकट्स को वो प्रीमियम रेट पर बेचा करते हैं। इस प्रकार की एक्टिविटी को रोकने के लिए ही ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, ताकि इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को रोका जा सके। आरपीएफ की बात करते हैं। आरपीएफ एक आर्म फोर्स है जिसे यूनियन ऑफ इंडिया हैंडल करता है। कुल मिला के ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते हैं। बेसिकली ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के तहत। 1957 में एक स्टैच्यूटरी फोर्स दे दिया गया अंडर अ लॉ। आरपीएफ जो है उसके पास बेसिकली रेलवे की प्रॉपर्टी की सेफ्टी की जिम्मेदारी होती है। अब रेलवेज वैसे तो सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रन करता है, लेकिन वो जाते तो अलग अलग राज्यों और यूटी से ही हैं। इन दैट केस उनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अलग एंटिटी ही बना रखी है आरपीएफ की रूप में, जो इसके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेते हैं। आरपीएफ ने कई सारे इनिशिएटिव्स पास्ट में चलाए हुए हैं, उनका एक जिक्र यहाँ पे कर देता हूँ। मेरी सहेली इनिशिएटिव। कई बार महिलाएं जो ट्रेन के कोच हैं उसमें अकेले लंबी दूरी तक यात्रा करती हैं। इस दौरान बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। तो ऐसी महिलाएं जो अकेले यात्रा कर रही हैं या फिर जो वल्नरेबल है क्राइम को लेकर, उनके लिए सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाता है आरपीएफ के माध्यम से। जो आरपीएफ पर्सनल्स होती हैं, बेसिकली जो फीमेल आरपीएफ पर्सनल्स होती हैं, वो जाके उनसे कॉन्टैक्ट करती हैं, उन्हें सारी चीज़ें समझाती हैं और कहती हैं कभी कोई दिक्कत हो तो हम यहाँ पे अवेलेबल है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। ऑपरेशन अमानत। कई सारे लोग ट्रेन में अपना सामान भूल जाते हैं, और जब आप भूल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सामान दोबारा कभी मिलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता। आरपीएफ का ये जो ऑपरेशन अमानत है वो इसके लिए काम करता है। अभी तक उन्होंने 23 करोड़ जो बिलोंगिंग्स हैं उनको 12,377 पैसेंजर्स को पहुंचाया है उनके वेरिफिकेशन के बाद, जो अपना सामान ट्रेन में भूल गए थे। इसके अलावा आरपीएफ ने एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 139 भी स्टार्ट किया है, जहां पर किसी व्यक्ति को अगर ट्रेन की जर्नी के दौरान कोई ग्रीवांस आता है तो वो इस टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल करके अपनी परेशानियों को बता सकते हैं। फिर आता है मिशन जीवन रक्षा। कई बार लोग रेलवे स्टेशन पर जल्दीबाजी में चलती हुई ट्रेन पे चढ़ते वक्त या तो फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, या कई बार उनका ट्रेन के पहियों में जाने का खतरा रहता है। इस दौरान आरपीएफ पर्सनल्स अपनी लाइफ रिस्क में डालकर उन्हें बचाते हैं, और अभी तक उन्होंने 1650 लाइफ्स को बचाया है। पिछले 4 सालों का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है अंडर मिशन जीवन रक्षा। ऑपरेशन नंबर प्लेट। कई सारी व्हीकल्स काफी लंबे समय तक रेलवे प्रीमाइस में खड़ी रहती हैं। वो व्हीकल्स किसकी हैं और किस आधार पर खड़ी हैं? पार्किंग लॉट्स या जो सर्कुलेटिंग एरियाज हैं, उन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए ऑपरेशन नंबर प्लेट चलाया गया था। ऑपरेशन थर्स्ट। रेलवे प्रीमाइस में कई बार अनऑथराइज्ड पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बेचा जाता है। इस चीज़ को रोकने के लिए ऑपरेशन थर्स्ट ये चलाया गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 9th शेड्यूल के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 10.5% का जो इंटरनल रिजर्वेशन था वनियाकुला छत्री कम्युनिटी जो तमिलनाडु की है उसको जो दिया गया था, उसे अभी स्ट्रक डाउन कर दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। तमिलनाडु में जो रिजर्वेशन है वो 69% का है। इसे 1994 के एक एक्ट के तहत प्रोटेक्ट कर दिया गया है 9th शेड्यूल में, जिसके माध्यम से जो पहले एक प्रावधान हुआ करता था कि रिजर्वेशन 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसके एम्बिट में ये 69% का रिजर्वेशन तमिलनाडु का नहीं आता था। यद्यपि ये अभी बना हुआ है। अभी कुछ समय पहले क्या हुआ कि जब इलेक्शंस हो रहे थे तो इलेक्शन की 1 महीने पहले, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है उसके पहले ही, वहां की जो रूलिंग गवर्नमेंट थी उन्होंने 10.5% का रिजर्वेशन वनियाकुला कम्युनिटी को दे दिया, जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ताकि वो अपना इलेक्टोरल बेस बना सके। इस रिजर्वेशन के बाद उन्हें फायदा भी हुआ, लेकिन ये मामला गया कोर्ट में। मद्रास हाई कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और फिर ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा क्या आधार है कि जो वनियाकुला छत्री कम्युनिटी है तमिलनाडु में वो बाकी अदर बैकवर्ड क्लासेस से अलग है, और उन्हें एक अलग प्रकार का रिजर्वेशन, जो इंटरनल रिजर्वेशन है, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया गया है, उसी के भीतर जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ये किस आधार पे है? ये सही नहीं है।
तो इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। 9th शेड्यूल की बात करते हैं। 9th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट के माध्यम से इनकॉर्पोरेट किया गया था। जब कांग्रेस पार्टी या इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया की आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रही थी तो उन्होंने वादा किया था कि देश के आज़ाद होने के बाद जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उन्हें ज़मीनें दी जाएंगी, और जो जमींदार जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं उनकी ज़मीनों को लेकर लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो देश के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया। तो सरकार का लैंड रिफॉर्म का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयास फंडामेंटल राइट के वायलेशन के तौर पर देखा जाने लगा और मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाने लगा। इन दैट केस सरकार को बड़ी परेशानी होने लगी। तो जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने 10 मई 1951 को एक शेड्यूल तैयार किया फर्स्ट अमेंडमेंट के माध्यम से, जिसमें यह कहा गया कि अगर 9th शेड्यूल में किसी लॉ को रख दिया जाता है तो वो लॉ होगा प्रोटेक्टेड। मतलब कि अगर वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता भी है तो उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने जाके चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। तो बेसिकली 9th शेड्यूल को बनाया गया था लैंड रिफॉर्म या लैंड रिफॉर्म से संबंधित कानूनों को बचाने के लिए, ताकि जो लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन है जिसका वादा किया गया था देश के आज़ादी के संघर्ष के समय उसे पूरा किया जा सके। इसे आर्टिकल 31B के तहत बनाया गया। आर्टिकल 31B में रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन का भी प्रावधान किया गया। मतलब कि मान लीजिए कोई लॉ बनाया गया, उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और इस लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। लेकिन बाद में जब 9th शेड्यूल आर्टिकल 31B के तहत बनाया गया और इसी कानून को, जिसे एक बार सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर चुकी है, उस लॉ को अगर अगेन 9th शेड्यूल में डाल दिया गया तो वो प्रोटेक्ट हो जाएगा और ये मान लिया जाएगा कि ये कानून तब से एप्लीकेबल है जब उसे बनाया गया था। मतलब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाला मामला स्क्रैप हो जाएगा। इसके माध्यम से कई सारे कानूनों को बचाने का प्रयास किया गया। वैसे तो ज्यादातर कानून जो 9th शेड्यूल में रखे गए वो लैंड रिफॉर्म या लैंड इश्यूज से रिलेटेड ही रहे, लेकिन बाद में इस शेड्यूल का काफी ज्यादा मिसयूज होने लगा और कई सारे अन्य कानूनों को भी इसमें रख के प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाने लगी। आर्टिकल 31B जुडिशियल रिव्यू को खारिज करता था। यद्यपि बाद में अपेक्स कोर्ट ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि 9th शेड्यूल में रखे गए कानून जो केशवानंद भारती केस के पहले रखे गए हैं उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट नहीं छुएगा, क्योंकि केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मामला आ गया था। लेकिन ऐसा कोई कानून जो केशवानंद भारती केस के बाद 9th शेड्यूल में रखा गया है वो जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए ओपन होगा। मतलब कि अगर वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ता है तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। आपके लिए है एक सवाल, ये कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि कोई भी कानून जो 9th शेड्यूल में रखा गया है और केशवानंद भारती केस के बाद का है उसके ऊपर जुडिशियल स्क्रूटनी लागू होगी, वो जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में आएगा। केस का नाम आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। देखिए 9th शेड्यूल के संबंध में एक प्रश्न है, 2019 के प्रीलिम्स में आया था, काफी आसान सा प्रश्न था। पूछा गया था कि कौन था प्राइम मिनिस्टर जब 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया। जवाब आपको पता है, जवाहरलाल नेहरू जी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लुकआउट नोटिस के बारे में है। जर्नलिस्ट राना अयूब, इन्हें मुंबई में भी हाल ही में रोक दिया गया क्योंकि इनके खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक लुकआउट नोटिस जारी किया था। लुकआउट नोटिस क्या होता है? राना अयूब काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही हैं। इन्होंने कई सारे सोशल इनिशिएटिव्स इकट्ठा या चलाकर कोविड-19 के दौरान बहुत सारा डोनेशन कलेक्ट किया था। इस डोनेशन के अमाउंट को इन्होंने उस पर्पस से खर्च नहीं किया जिस पर्पस से उसे खर्च किया जाना था। उन्होंने ऐसा कहा कि उन्होंने 60 से 65 लाख रुपए यूटिलाइज किए हैं, जबकि उनके अकाउंट्स एंड क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स बताती हैं कि उन्होंने महज 28 लाख रुपए ही खर्च किए हैं और बाकी के जो पैसे हैं वो उन्होंने अपने पास रख लिए हैं। तो इसे मनी लॉन्ड्रिंग के केस के तौर पे देखा जा रहा है और इसीलिए वो कंट्रोवर्सी में है। तो उनके खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी किया। लुकआउट नोटिस, जिसे शॉर्ट में एलओसी कहा जाता है, इस बात को इंश्योर करता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप है किसी भी प्रकार के, किसी भी इन्फोर्समेंट एजेंसी ने उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चला रखी है, तो वो देश को छोड़ने ना पाए, देश को छोड़ ना सके, इसके लिए इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स पर एलओसी की नोटिस जारी की जाती है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को देश छोड़ने के लिए इमिग्रेशन चेक पॉइंट को क्रॉस करना ही होगा, चाहे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हो या फिर इमिग्रेशन ब्रांच जो सी पोर्ट्स की होती हैं उनका हो। तो उस चेक पॉइंट पर उन्हें रोक दिया जाएगा अगर उनके खिलाफ एलओसी यानी कि लुकआउट नोटिस किसी भी इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है। तो पुलिस किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एलओसी यानी कि लुकआउट नोटिस के लिए कोर्ट के पास जा सकती है। ये बता सकती है कि जो सस्पेक्ट हैं वो देश को छोड़कर जा सकते हैं और हो सकता है वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट ना करें, तो उस व्यक्ति को देश छोड़ने से रोकने के लिए एलओसी नोटिस की रिक्वायरमेंट है। कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ एलओसी का नोटिस जारी किया गया है वो इस एलओसी नोटिस को कोर्ट के सामने चैलेंज भी कर सकते हैं कि ये नोटिस गलत है और वो इससे रिलीफ भी प्राप्त कर सकते हैं। एक बार एलओसी अगर इशू हो गया तो कई सारी अथॉरिटीज के पास ये अधिकार होता है कि वो एलओसी नोटिस के लिए इनिशिएशन ले सकते हैं, मतलब मांग कर सकते हैं कि हमें एलओसी नोटिस किसी व्यक्ति के खिलाफ चाहिए। कोई भी ऐसा अधिकारी, कोई ऑफिसर जिसकी रैंक डिप्यूटी सेक्रेटरी से नीचे ना हो,
कोई ऑफिसर जो ज्वाइंट सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट में इस रैंक पे कम से कम हो, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो अलग अलग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या सिक्योरिटी एजेंसीज के होते हैं, इंटरपोल का कोई डेजिग्नेटेड ऑफिसर, कोई ऐसा ऑफिसर जो एडिशनल डायरेक्टर जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस होते हैं कम से कम उस रैंक का हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। ये सभी ऑफिशियल्स किसी व्यक्ति के खिलाफ एलओसी की मांग कर सकते हैं। 2018 के बाद एक और चीज ऐड कर दी गई। पहले जो बैंक के चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते थे उन्हें अधिकार नहीं था, लेकिन बैंक फ्रॉड केसेस में कई सारे लोग देश छोड़कर भाग गए, तो उन्हें भी अधिकार 2018 से दे दिया गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक का कोई भी जो ऑफिशियल है, जो चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव के पद का हो, वो किसी व्यक्ति के खिलाफ एलओसी नोटिस की मांग कर सकता है। एलओसी को मॉडिफाई, डिलीट या विड्रॉ किया जा सकता है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के द्वारा ही। अगर जिस अथॉरिटी ने उनसे ये एलओसी लुकआउट नोटिस दिया है वो बोले कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, आप हटा लो, तो उस व्यक्ति का नाम एलओसी नोटिस में से हटा लेंगे, फिर वो व्यक्ति ट्रेवल कर सकता है। क्या एलओसी नोटिस जारी होने के बाद उस व्यक्ति को इमिग्रेशन चेक पॉइंट पर गिरफ्तार कर लिया जाता है? ये जरूरी नहीं है। इमिग्रेशन पॉइंट पर एलओसी कई प्रकार का हो सकता है। उस व्यक्ति को सिर्फ ये कहा जा सकता है कि आप बाहर नहीं जा सकते, वापस लौट जाइए, या किसी व्यक्ति को देश के अंदर घुसने से भी रोका जा सकता है। कई बार जो अथॉरिटीज होती हैं वो ये कहती हैं, जो इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स होता है, कि आप जो लोकल पुलिस है उसके जरिए उस व्यक्ति को डिटेन करवा लीजिए, हम उन्हें आके इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो कई बार गिरफ्तार भी किया जाता है, लेकिन अरेस्ट एलओसी नोटिस पर जरूरी नहीं होता, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल राजा रवि वर्मा जी के बारे में है। राजा रवि वर्मा जी की एक पेंटिंग द्रौपदी वस्त्रहरण, इसका ऑक्शन होने वाला है। उम्मीद है कि 15 से 20 करोड़ के आसपास में बिकेगी। राजा रवि वर्मा जिनका जीवन काल 1848 से 1906 के बीच के रहा, इन्हें इंडियन आर्ट में एक बहुत ही ग्रेटेस्ट पेंटर के रूप में याद किया जाता है। इन्होंने यूरोपियन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया इंडियन कंटेंट पे, मतलब कंटेंट इंडियन रहा लेकिन टेक्निक इन्होंने यूरोपियन इस्तेमाल की, एंड दैट वाज द रीजन कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। इनकी पॉपुलैरिटी के कुछ और भी कारण थे। इनकी जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसके माध्यम से उन्होंने जो भी हिंदू देवी देवता थे या मंदिर थे उनका ह्यूमनाइज्ड डिपिक्शन किया और उसे कैनवस पर लेकर आए, जिसकी मदद से ये जो केवल प्रेयर्स में हुआ करते थे ये लोगों के घरों में पहुंच गए और देवी देवताओं की पूजा इन पेंटिंग्स के फॉर्म में होने लगी। एक बात और है, इन्होंने अफोर्डेबल लिथोग्राफ्स तैयार किए अपनी पेंटिंग्स के लिए। लिथोग्राफ्स क्या होते हैं? पत्थर पे आपने कुछ कार्विंग कर दी, उस पत्थर पे आप पेंट लगाइए और उसे प्रिंट कर दीजिए। मतलब इस प्रकार की पेंटिंग्स को बनाना बहुत आसान हो गया। तो चूंकि लिथोग्राफ्स के माध्यम से उनकी पेंटिंग्स को बनाया जाने लगा तो उसकी रीच बहुत बढ़ गई और इसके जरिए वो धीमे धीमे एक पब्लिक फिगर बन गया, बिकॉज उनकी पेंटिंग्स अब लोगों तक बहुत आसानी से पहुंचने लगी। हिंदू देवी देवताओं को उन्होंने एपिक्स और पुराणों में से उठाकर डिपिक्ट किया, जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा हाथों हाथ लिया, सपोर्ट किया और वो भारत के कोने कोने में पहुंच गए और उनकी पेंटिंग्स को ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप के रूप में देखा जाने लगा। उनके कुछ बहुत ही फेमस वर्क हैं, जैसे कि दमयंती टॉकिंग टू स्वान, शकुंतला लुकिंग फॉर दुष्यंत, नायर लेडी अडॉर्निंग हर हेयर और शांतनु एंड मत्स्यगंधा। ये कुछ उनकी फेमस पेंटिंग्स के नाम हैं। पूछा जा सकता है कौन सी पेंटिंग किसकी है। 1904 में ब्रिटिशर्स ने, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट हुआ करती थी, उन्होंने कैसरे हिंद गोल्ड मेडल उन्हें ग्रांट किया। 2013 में उन्होंने, मतलब जो प्लैनेट मरकरी पर एक क्रेटर था उसे उनके ऑनर में नाम दिया गया राजा रवि वर्मा क्रेटर के नाम पर। ठीक है, तो 2013 में ये ऑनर उन्हें दिया गया। पेंटिंग्स वगैरह पे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी में। एक प्रश्न आपके सामने है जहां पे कहा गया है कि गुप्ता पीरियड में केवल 2 ही नोन एग्जांपल्स हैं केव पेंटिंग के, जिनमें से पहला तो अजंता केव्स में है। बताइए दूसरा कहां है? ऑप्शंस है बाग केव्स, एलोरा केव्स, लोमस ऋषि केव्स और नासिक केव्स। इसका जवाब क्या होगा? मैं तो कतई नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसका जवाब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो 2 सवाल मैं आपसे पूछ चुका हूं जिनका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में है। गूगल पे ने अभी हाल ही में इस नए फीचर को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है, जहां पे उनका कोलैबोरेशन रहा है पाइन लैब्स के साथ। इसके माध्यम से अब पेमेंट करना आसान हो जाएगा। NFC नाम पे जाइए। नियर फील्ड मतलब बहुत ही नजदीकी से कम्युनिकेट करना। कैसा हो कि आप अपने फोन को महज जो एक POS मशीन होती है उसके नजदीक में लेकर जाएं और आपकी पेमेंट इनिशिएट हो जाए। आपको कोई डॉक्यूमेंट या डेटा ट्रांसफर करना है, 2 फोन्स को बस आपस में एकदम नजदीक लाया जाए और जो डेटा ट्रांसफर है वो स्टार्ट हो जाए। इस प्रकार की तकनीक को कहा जाता है NFC। कई सारे मोबाइल डिवाइसेस में या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में NFC का फीचर होता है, यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये बिल्कुल ब्लूटूथ की तरह ही होता है, जहां पर आप कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं ब्लूटूथ के माध्यम से। यहां पे डिवाइसेस जो होती हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और फिर डेटा ट्रांसफर या फिर पेमेंट वगैरह कम्युनिकेट हो जाती है। ये शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी है।
जैसे ब्लूटूथ या बाकी के जो कम्युनिकेशन मेथड हैं उनमें आप काफी दूर से डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए काफी नजदीक लाना होता है, दैट्स वाई इसे कहा जाता है शॉर्ट रेंज। मतलब आपको डिवाइस को 6 सेंटीमीटर से ज्यादा नजदीक लाना होगा तब ये वर्क करेगा। बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेजी से जो इन्फॉर्मेशन या डेटा है वो बिल्कुल सिंगल टच पे कम्युनिकेट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। यहां पर आप इस माध्यम का इस्तेमाल करके बिल्स पे कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड को एक्सचेंज कर सकते हैं, कूपन्स डाउनलोड कर सकते हैं, फिर एक डॉक्यूमेंट को भी एनएफसी का इस्तेमाल करके शेयर कर सकते हैं। सो आपको समझ में आ गया, एक पिक्चराइजेशन हो गया, इट्स लाइक ब्लूटूथ, लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए। जो भी डिवाइसेस एनएफसी में इन्वॉल्व हैं उनके पास एनएफसी चिप होना चाहिए, मतलब वो दोनों ही डिवाइसेस नियर फील्ड कम्युनिकेशन के लिए इनेबल्ड हो। वो या तो फिजिकली टच करने पे काम कर जाते हैं या फिर थोड़ी सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की रेंज होती है लगभग, तो 6 सेंटीमीटर से कम की रेंज में जाएंगे तो डेटा ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टैप टू पे फॉर यूपीआई के लिए किया जा रहा है, मतलब कि गूगल पे का इस्तेमाल करके अगर आपका जो मोबाइल फोन है, एंड्रॉइड स्मार्टफोन है, वो एनएफसी इनेबल्ड है तो आप उसका इस्तेमाल करके जो पीओएस टर्मिनल होता है, पॉइंट ऑफ सेल, जो पाइन लैब एंड्रॉइड पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल होगा जिसे ये पाइन लैब तैयार करेगा, उससे आप पेमेंट वगैरह कर पाएंगे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। अब इसका क्या फायदा होगा? फायदा देखिए ये है, क्योंकि ये डिवाइस तब काम करती है जब कम्युनिकेशन बहुत नजदीक से हो, 6 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, इसलिए अटैकर्स इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि दूरी बहुत कम होती है। फर्दर एक जेस्चर में आपको डिवाइस को रखना होगा तब वो आपस में कम्युनिकेट हो पाते हैं। इन दैट केस डिवाइसेस कनेक्ट आसानी से हो जाते हैं, लेकिन अटैकर्स के लिए उन्हें कर पाना काफी मुश्किल होता है, तो ये कंपैरेटिवली सेफ टेक्नोलॉजी होती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए के बारे में है। हाल ही में इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। यह पहला ट्रेड एग्रीमेंट है जो किसी डेवलप्ड कंट्री के साथ इंडिया ने कई सारे दशकों के बाद किया है। इस एग्रीमेंट में दोनों ही देशों ने अपने इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशंस को पीक पर ले जाने की कोशिश करी है। कई सारे एरियाज इसमें कवर होंगे, जैसे कि गुड्स, रूल्स ऑफ ओरिजिन, सर्विसेज का ट्रेड, ट्रेड बैरियर टू ट्रेड यानी कि टीबीटी, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, डिस्प्यूट सेटलमेंट, नेचुरल पर्सन का मूवमेंट जिसको लेकर इंडिया हमेशा कंसर्न रहता है, टेलीकॉम कस्टम प्रोसीजर, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और अदर सेक्टर में कोऑपरेशन। एग्रीमेंट फीचर्स की बात करें या जो फीचर्स इस एग्रीमेंट के हैं उनकी बात करें तो इसमें लगभग सभी प्रकार के टैरिफ लाइंस को डील किया गया है। लगभग बिना टैरिफ के दोनों देश आपस में ट्रेड कर पाएंगे, ज्यादातर प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई टैरिफ नहीं देना होगा। 96% जो भी इंडिया का एक्सपोर्ट होगा ऑस्ट्रेलिया में, अब उसके लिए टैरिफ नहीं पे करना पड़ेगा। वही 70% के आसपास ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया में जो भी एक्सपोर्ट करेगा उसके लिए उन्हें टैरिफ पे नहीं करना होगा। तो टैरिफ लाइन को लगभग 100% मेंटेन किया गया है, कुछ प्रोडक्ट्स को छोड़कर लगभग सभी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को जीरो कर दिया गया है। इसमें लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं जो इंडिया का कंसर्न रहता है, जैसे जम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, फर्नीचर, फूड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल, सब कुछ। 70% टैरिफ लाइंस एज आई टोल्ड यू कि ऑस्ट्रेलिया कवर कर लेगा। एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए सेपरेट एनेक्स पर दोनों ने एग्री किया है, जिसमें अप्रूवल काफी तेजी से मिल जाएगा। कोई भी पेटेंटेड मेडिसिन है, जेनरिक या बायोसिमिलर मेडिसिन है, उनके लिए दोनों देश एक दूसरे को बहुत आसानी से अप्रूवल दे देंगे। इस एग्रीमेंट के माध्यम से स्टेम यानी कि साइंस, टेक, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स के जो भी स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ाई खत्म करने के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल जाएगा, मतलब पढ़ाई खत्म करके वो वहीं पर जॉब भी कर पाएंगे। तो ये सारी बातें ईसीटीए के बारे में बहुत ही ब्रीफ में रिवीजन करते हैं। ऑपरेशन उपलब्ध, ये इसकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की है, गलत है। मैंने आपको बताया था ये तो आरपीएफ का इनिशिएटिव है, तो ये तो गलत हो गया। 9th शेड्यूल पहले अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया, ये सही है। लुकआउट नोटिस, इसमें अरेस्ट जरूरी होता है, गलत है, अरेस्ट जरूरी नहीं होता है, केवल वापस भी भेजा जा सकता है। लेडी नायर अडॉर्निंग हर हेयर पेंटिंग, राजा रवि वर्मा, ये सही है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लॉन्ग रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी है, गलत है। शॉर्ट रेंज है, 6 सेंटीमीटर से कम दूरी पे काम करता है। तो आज का सेशन यहां पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।